अरे भाई बड़ी ठंड है। छोटू कर ले 50,000 निकाल, मोनू भी आ रहे हैं पेमेंट कलेक्ट करने। पर इसमें तो 10,000 ही है भैया। कितने पड़े हैं? 10,000। छोटू मुझे काम के टाइम पे ना मजाक पसंद नहीं है। अरे मजाक नहीं, सच्ची बोल रहा हूँ। जा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक कर, पता चलेगा तुझे 2.5 लाख का प्रॉफिट हुआ था। अरे यार अबे तो कहाँ चले गए पैसे? कहाँ लग गए? भाई कैश नहीं था। कैसे पता चलेगा अगर ऐसे नहीं पता चलेगा तो? कैश फ्लो से। क्या बनाना पड़ेगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। हाँ कैश फ्लो। अब ये क्या सीन है? भाई यार आपको ये भी नहीं पता। बनवाओ भाई, फिर बनवाओ, क्या कर सकते हैं, बनवाओ। अब तो जैसा कि आपने देखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट होने का मतलब ये नहीं होता कि उतना कैश भी आपके पास। अगर आपको अपने कैश की इंफॉर्मेशन जाननी है कि पता चल सके कि कैश कहां कितना यूटिलाइज हो रहा है, कौन सी एक्टिविटी से कितना कैश आ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसके लिए बनाना पड़ता है आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आज की एडु कैप्टन की बोर्ड बूस्टर क्लासेस में हम सीखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना। तो अपने दिमाग से निकाल दो बहाना और बजाओ गाना। एडु कैप्टन के साथ अपने सपने साकार करे, बोर्ड्स हो या सीयूईटी हम आपके साथ चले, स्टेप बाय स्टेप हम आपको करे गाइड, टॉपर्स की गिनती में आप अपने नाम रहे, मजा भी पढ़ाई भी ये बोर्ड बूस्टर, कोई वजह नहीं भाई से ना नो तू कर, तुम भी टॉपर टॉप कर विद एडु कैप्टन, है ये मजा भी पढ़ाई भी ये बोर्ड बूस्टर, तुम भी टॉपर टॉप कर विद एडु कैप्टन, तुम भी टॉपर टॉप कर विद एडु कैप्टन। हाँ जी, पंप हो गए गाने से, तो इसी पंप को कंटिन्यू करते हुए हम चलते हैं हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैश का हिसाब रखने के लिए। और आप सभी जानते हैं ना, बाप बड़ा ना मैया, सबसे बड़ा रुपया। तो इस रुपये का हिसाब रखना, पाई पाई का हिसाब रखना हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट सिखाता है। अब ध्यान से देखिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है और कैसे कैसे टाइप की इसमें एक्टिविटीज होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि नाम बता रहा है, कैश का फ्लो होना, कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो होना, बाहर जाना और दस्तक देकर अंदर आना, इसके बारे में जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं इसको बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन कैश एंड नॉट ओनली कैश, इट ऑल्सो शोज चेंजेस इन कैश इक्विवेलेंट, जो कैश के बराबर माने जाते हैं, अंडर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज। वो एक्टिविटीज क्या है हम आने वाले उसमें पढ़ेंगे। विच अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। ऑब्वियसली कैश अफेक्ट करता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, क्योंकि कैश नहीं, जेब में रुपया नहीं, तो भैया टंडन गोपाल कोई कुछ नहीं पूछने वाला। जब तक आपकी जेब में पैसा है वो बोलेगा मेरा बाबू कैसा है। In other words, it tells cash inflows and cash outflows under various activities. अब बात करते हैं कि एज पर AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या आता है। सबसे पहला तो ऑब्वियसली जो आपकी जेब में आपके हाथ में कैश पड़ा हुआ है। दूसरा ऑब्वियसली जो बैंक्स में आपका कैश पड़ा हुआ है, लेकिन बैंक्स में कौन सा, सिर्फ डिमांड डिपॉजिट वाला, जैसे कि करंट अकाउंट, टाइम डिपॉजिट वाला नहीं। FD और RD ये दोनों आपका कैश इक्विवेलेंट्स में नहीं आते, वो इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं। और तीसरा आता है आपका शॉर्ट टर्म लिक्विड इन्वेस्टमेंट, या फिर उनको करंट इन्वेस्टमेंट, या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जो कि इतनी लिक्विड होती हैं, ये पानी की तरह इतनी लिक्विड होती है कि आप जब चाहो उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। मूविंग ऑन, अब हम चलते हैं कि कैश फ्लो में कैसी कैसी टाइप की एक्टिविटीज होती हैं। सबसे पहले जिसके लिए हम बिजनेस सेटअप करते हैं, जो आपका मेन ऑपरेशन होता है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये एक प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है किसी भी बिजनेस के लिए, कि उसका मेन पैसा कहां से आता है। और अदर एक्टिविटी जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं है, जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं है। इसका की इंडिकेटर क्या है, ये क्या बताता है हमें, ये बताता है कि बिजनेस कितने अच्छे से ऑपरेशन कर रहा है और कितने अच्छे से उससे कैश जनरेट कर रहा है। इसके इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज के कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। कैश सेल्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव फ्रॉम कमीशन और फीस, कैश रिसीव फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड एंड प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटी। लेकिन सिर्फ फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ये ऑपरेटिंग होता है, अदरवाइज नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ये एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो ध्यान रखना, ये पूछ सकते हैं वो MCQ क्वेश्चन में, या आपके प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन में भी ये सब चीजें पूछते हैं। ऐसे ही रेंट रिसीव जो है वो ऑपरेटिंग उसी के लिए होगा जो एक रियल एस्टेट कंपनी है, अदरवाइज वो किसी और के लिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। अगर हम इसी पे आए, कैश परचेजेस, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस,
इंटरेस्ट पेड या फिर पेमेंट ऑफ परचेज ऑन सिक्योरिटीज, ये फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ऑपरेटिंग है, नॉन फाइनेंसिंग के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है। और ऐसे ही रेंट पेड रियल एस्टेट कंपनी के लिए ऑपरेटिंग है, अदरवाइज ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड डिविडेंड पेड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर बोथ फाइनेंसिंग एज वेल एज नॉन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके वाइवा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, एमसीक्यू में आ सकते हैं और आगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से रखिएगा। अच्छा, मूविंग ऑन, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग जो आपकी सेकंड टाइप की एक्टिविटी है, इसमें हम देखते हैं कि हमने कितने फिक्स्ड एसेट्स या फिर नॉन करंट एसेट जो है वो एक्वायर करे, कितने डिस्पोज ऑफ करे, बेचकर उनको कैश में कन्वर्ट किया, या फिर कितनी हमें कैश इनकम हुई हमारे इन्हीं नॉन करंट एसेट्स से। इसके कुछ इनफ्लोस एंड आउटफ्लोस हम देखते हैं, जैसे कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज हमने देखा कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट होती है। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये सारी आपकी कैश इनफ्लो कहलाती है। अगर हम कैश आउटफ्लो देखें तो इसी के ऑपोजिट हो जाएंगी, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कमीशन पेड ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, लोन एडवांसेस ग्रांटेड एंड सेल ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स लाइक पेटेंट्स। तो ये थे आपके कुछ एग्जांपल्स ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देन मूविंग ऑन, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इसका मतलब क्या होता है कि जितना हमने फाइनेंस उठा रखा है, भले ही वो इक्विटी से हो, भले ही वो डेट से हो, भले ही वो शेयर से हो, डिबेंचर से हो, बोरोइंग हो, कुछ भी हो, अगर उनमें जब भी चेंज आता है और उनकी कॉम्पोजिशन चेंज होती है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनता है। जैसे कि issue of shares for cash, issue of debentures, long-term borrowings, securities premium reserve and increase in bank overdraft और cash credit। यही अगर हम आउटफ्लो की तरफ देखें तो बायबैक ऑफ शेयर्स और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट पेड, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, रीपेमेंट ऑफ लोन, कमीशन पेड ऑन इश्यू ऑफ शेयर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे हैं, लेकिन ये एग्जांपल्स मैंने सिर्फ वही वाले कोट करे हैं जो ज्यादातर आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं, एंड इट विल हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चन। मूविंग ऑन, हम फॉर्मेट की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मेट जब तक याद नहीं है, मतलब ऑब्वियसली हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस हम बहुत अच्छी करेंगे कि भाई साहब फॉर्मेट हमारे दिमाग में, क्या मतलब अगर कल को साइंटिस्ट हमारा दिमाग निकालेंगे भी ना, तो सबसे पहले उसके ऊपर ये फॉर्मेट छपा होगा, ठीक है जी, जिससे साइंटिस्ट हैरान हो जाएंगे। तो ये हम फॉर्मेट कर लेते हैं और इसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। हमने नहीं करने हैं, सिर्फ आपने करने हैं। हम सिर्फ यहाँ पर, मैं सिर्फ यहाँ पर थोड़े से एक आधा क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवा पाऊंगा, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। और प्रैक्टिस के लिए आप जा सकते हैं एडू कैप्टन के ऐप पे, जहां पर आपको फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है। वहां पर आप प्रैक्टिस करो और अपने बोर्ड्स की तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाओ। चलिए, मूविंग ऑन टू दी फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में सबसे पहले हमें चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, क्योंकि उसके बिना आपका फॉर्मेट नहीं शुरू हो सकता, जैसे कि हम देखते हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं, ये इनडायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड आउट ऑफ कोर्स होता है। तो सबसे पहले वी नीड टू फाइंड आउट कि हमारा सरप्लस क्लोजिंग बैलेंस क्या है। सरप्लस आपको बैलेंस शीट में दे रखा होगा, फिर उसके बाद उसमें से मैं सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास उस ईयर का नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस आ जाएगा। अगर पॉजिटिव आ गया तो नेट प्रॉफिट था उस साल में, अगर लॉस आ गया तो, और नेगेटिव आ गया तो नेट लॉस था। फिर उसके बाद मेरे को कुछ एप्रोप्रिएशंस का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे ट्रांसफर टू रिजर्व, ये मुझे ऐड करनी है। इसको मेमोराइज कर लो भैया, इसको खून में उतार लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 ही आती है, 5-6 ही आती है टॉप में, तो ये याद कर लोगे तो बस आपकी पहला पड़ाव है वो पार हो जाएगा, फिर कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व या फिर एनी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, आपने कितना प्रोविजन बनाया, ये आपको कई बार डायरेक्टली दिया होता है, कई बार आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, तो अकॉर्डिंगली अकाउंट बनाकर हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद प्रोविजन फॉर डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर, ये आपको एडजस्टमेंट्स में दे रखा होता है एज प्रोपोज्ड डिविडेंड। प्रोपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर ही आपको लेना है, करंट ईयर की तरफ देखना भी नहीं है, उसकी तरफ नजर मोड़ लो। जैसे अपनी एक्स से नजर मोड़ लेते हो, वैसे प्रोपोज्ड डिविडेंड ऑफ करंट ईयर से आपने नजर मोड़ लेनी है, देखना भी नहीं है, आपने सिर्फ प्रीवियस ईयर की तरफ देखना होता है। उसके बाद जब आप ये एडजस्टमेंट सॉल्व कर लेते हो, हाँ, 1-2 चीजें हो रहा है, जैसे इंटरिम डिविडेंड का आपने ध्यान रखना है, जो साल के बीच में उनको दिया जाता है।
वो आपको अगेन एडजस्टमेंट्स पे दे रखा होगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। उसके अलावा कई बार क्या होता है, प्रपोज डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर दिया होता है सिर्फ, तो अगर आपको प्रेफरेंस शेयर भी दे रखे हैं इंफॉर्मेशन में, तो उसके ऊपर अलग से डिविडेंड निकाल के ऐड करना पड़ता है। या फिर कुछ चीजें लेस वाली भी होती हैं इसमें, जैसे कि टैक्स रिफंड। जो टैक्स रिफंड होता है वो हमें लेस करना होता है, क्योंकि अगर हम एक्सपेंसेस ऐड कर रहे हैं तो ये इनकम हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। उसके अलावा कोई इंश्योरेंस क्लेम हमें मिला तो वो भी हमें लेस करना होता है, या फिर हमारा लॉस हुआ था कोई तो वो हमें ऐड करना होता है, लॉस ड्यू टू फायर एक्सेट्रा। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें जो आपको क्वेश्चन में देखने को कम मिलती है। अगर आप डिफरेंट बुक से या आपके जो एडु कैप्टन के एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है उसमें भी आपको कम देखने को मिले, क्योंकि ये एग्जाम में ही कम आती है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में चली जाती है सारी। लेकिन हमारा फर्ज है कि हम इसको अच्छे से पढ़ें। मूविंग ऑन, जैसे ही हमें एक बारी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मिल गया, फिर तो भैया हमारी गाड़ी जो है ना वो पहले गियर से दूसरे गियर की तरफ बढ़ चुकी है। अब दूसरे गियर में जो स्मूथ, फिर दूसरे के बाद तीसरा, चौथा और पांचवा कब चला जाता है अपने को पता ही नहीं चलता। फिर तो यूं ही चल रहा ही यूं ही चल रहा, बस अब ऐसे ही चलते रहेंगे हम। तो सबसे पहले आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में नॉन कैश एक्सपेंसेस या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको ऐड करने हैं, जिसके मेन एग्जांपल आपको मिलते हैं डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ और अमोर्टाइज, आपने डिवेंचर्स या बोरोइंग को कोई इंटरेस्ट पे करा, आपने फिक्स्ड एसेट्स पे कोई लॉस बियर किया, तो ये सारे ये आपके टॉप एग्जांपल्स हैं, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, ये वो एक्सेट्रा। तो गिने चुने ये 4-5 आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग इनकम की तरफ अगर हम बढ़े तो डिविडेंड रिसीव, उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, उसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव, ये सारे आपकी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट बन जाती है, तो ये हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती हैं। फिर जो हमें रिजल्ट मिलता है हमारे, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डब्ल्यूसी चेंजेस। डब्ल्यूसी क्या है? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट करंट लायबिलिटीज की गेन। अब देखो, अब अगला, यहां तक जो बच्चा पहुंच जाता है ना, तो समझ लो उसका हाथी निकल गया, बस पूछ रह गया ऑपरेटिंग में, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो है वो ऑपरेटिंग से डरते हैं। तो जिसका हाथी निकल गया अब पूछ निकालते हैं उसकी, आ जाओ भाई। तो जैसे ही आपका ये मिला ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, आपको दो चीजें ऐड करनी है। एक होता है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, वो आपको ऐड करनी पड़ेगी। दूसरी होती है डिक्रीज इन करंट एसेट, वो आपको ऐड करना पड़ेगा। मतलब ओनली डिफरेंस अमाउंट। अगर आपको दिख रहा है बैलेंस शीट में कि क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस 50 था और क्लोजिंग 80 हो गया, तो दैट मींस 30,000 से बड़ा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, आप ऐड करोगे सिर्फ 30,000। और इन्हीं के ऑपोजिट आपको सब्ट्रैक्ट करने होते हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना, जैसे कि फॉर एग्जांपल करंट एसेट में मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश और बैंक आपने नहीं देखना होता उनका इंक्रीज डिक्रीज। ऐसे ही अगर हम करंट लायबिलिटी में आए तो बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं देखना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी या कैश क्रेडिट नहीं देखना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये सारी चीजों का आपने ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे ही करंट लायबिलिटी प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं देखना, उसका अलग से ट्रीटमेंट होता है। फिर जैसे ही हम इसको निकालते हैं, इसका रिजल्ट निकालते हैं, तो हमें मिलता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अभी भी फाइनल आंसर नहीं आया, बस हल्का सा रह गया, एक बिंदु जितना रह गया, छोटा सा करेंगे। जैसे कि इनकम टैक्स पेड, क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ तो ठीक, वरना प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना के हम उसको निकालते हैं। कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये हमें मिल गया। इसके बाद हम ऐड करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में क्या था, जो आपने ऊपर देखी थी टैक्स रिफंड, वो ऐड होगा ही होगा यहाँ पर। उसके अलावा कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इंश्योरेंस क्लेम मिला, जैसे स्टॉक जल गया उसका कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला, तो वो भी ऐड होगा। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो वो यहाँ नहीं आता। तो ये जो फाइनल आ गया वो आ गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। अब ये करने के बाद ना बच्चा एक बार ना सांस लेता है हल्की सी, क्योंकि उसे पता है कि भाई उसने क्या अचीव कर लिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग करके। लेकिन इधर हार नहीं माननी, हमने रुकना नहीं है भैया, हम तो पंप हो रखे हैं एडु कैप्टन का गाना सुन के, तो हमने नहीं रुकना बिल्कुल। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको सीधा नजर मारनी होती है नॉन करंट एसेट्स की तरफ। अच्छा, इन्वेस्टिंग से याद आया, अगर आप भी स्टडीज पे अच्छा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आगे अच्छा ग्रो करना चाहते हैं, तो आप एडु कैप्टन के प्रीमियम कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर आपका वैल्यू फॉर मनी मिलेगा, क्योंकि हर एक टॉपिक डिटेल में पढ़ाया जाता है। उसके अलावा डाउट सेशंस होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक बारी चेक जरूर करना उसको जा। उसके बाद अब हम चलते हैं हमारे वापस फॉर्मेट पे। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में आप देखोगे, अगर फिक्स्ड एसेट मशीनरी अकाउंट बनाने की जरूरत है, कई बार होता है मशीनरी या फिर उसके साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ता है। वहां से हमारा निकलता है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या फिर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट।
ऐसे ही सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, माइनस वाली अमाउंट आ गई परचेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और फिर जब हम इससे रिजल्ट निकालते हैं तो हमारा आता है नेट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश जनरेटेड फ्रॉम और कैश यूज्ड। उसके बाद हम चलते हैं हमारी फाइनल एक्टिविटी पे, विच इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जिसमें आपके पास आ जाते हैं इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स और अदर बोरोविंग्स, या फिर आपने डिबेंचर्स की पेमेंट करी तो नेगेटिव अमाउंट आ जाएगी आपकी, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स की पेमेंट करी है, प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट करी है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, तो इसमें ज्यादातर आपको नेगेटिव वाली देखने को मिलेंगे। देन हमारे पास जो फाइनल इसका रिजल्ट आता है वो आता है नेट कैश जनरेटेड और कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर हम निकालते हैं हमारे फोर्थ आइटम में नेट इंक्रीज और डिक्रीज, जिसको बोलते हैं नेट चेंज। इसमें आपने तीनों एक्टिविटी का जो रिजल्ट निकाला है उसको ऐड करके जो आपके पास फाइनल अमाउंट आएगी वो बोलते हैं हम नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फिर हम इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जी हाँ, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश नहीं, सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जिसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, सारी हम ऐड करेंगे। और ये जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया, और अगर वो बैलेंस शीट में आगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से मैच कर गया तो भैया एग्जाम में आपने क्वेश्चन ये पूरा करने के बाद, मैच करने के बाद 2 बार करना है बल्ले और बल्ले, ठीक है जी, क्योंकि ये बहुत अरे मजा है यार अकाउंटिंग करने में, बहुत फील आती है यार, बैलेंस शीट मैच हो, कैश फ्लो का स्टेटमेंट मैच हो, लगता है लाइफ में कुछ अचीवमेंट करी है। हाँ, अचीवमेंट से याद है, अच्छा करियर में अचीव करना तो बहुत जरूरी है, उसके लिए अच्छा करियर चूज करना। तो आप एडू कैप्टन की नो योर करियर वीडियोस देख सकते हैं और उसकी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन करके आप उसके करियर डिस्कशंस का पार्ट बन सकते हैं। तो भैया अच्छा करियर चूज करोगे, लाइफ में कुछ अचीव करोगे तो आप क्या, आपके घर वाले भी करेंगे बल्ले और बल्ले, ठीक है जी। चलिए, अब ये आपका जो क्वेश्चन मैंने यहां पर डाल रखा है वीडियो में वो सीबीएसई का क्वेश्चन है, क्योंकि इस बारी इस ईयर सीबीएसई ने थोड़ा सा हटके क्वेश्चन दिया है। नॉर्मली वो फुल फ्लेज क्वेश्चन दे देता है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा हटके क्वेश्चन दिया, लेकिन आप टेंशन मत लेना, हम करेंगे इसको फुल फ्लेज की तरह ही, ठीक है जी। तो ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन में हमें वो बोलता है कि रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल टेक्स्ट एंड आंसर गिवन इन द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ सेम। Ashna, an alumnus of CBSE school, initiated a startup SmartPay in 2015. SmartPay is a service platform that processes payment via UPI and POS and provides credit or loans to their client. तो यहां तक तो हमारे लिए कुछ भी रेलेवेंट नहीं था। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता जा रहा है। ड्यूरिंग द ईयर 2021 एंड 22 SmartPay issued bonus shares। अब यहां पर उसने फंसा दिया, क्योंकि आज से पहले बहुत कम पहले, पिछले मतलब मेरे को नहीं लगता, जहां तक मुझे याद है बोनस शेयर्स का कभी उसने क्वेश्चन डाला था आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में, लेकिन आज डाल दिया इन द रेशियो 5:1 बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व। कैपिटलाइजिंग रिजर्व का मतलब हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से उसने लिए होंगे। आपको याद होगा, अगर इशू ऑफ शेयर्स अगर आपने पढ़ा है, ठीक है जी, तो इशू ऑफ शेयर्स में आपने देखा होगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहां यूटिलाइज हो सकता है। उसका एक यूटिलाइजेशन आपको दे रखा है फॉर इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर, तो उसने यहां पर वो रिजर्व यूज कर लिया। उसके अलावा आपको दे रखा है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन इज 7,50,000, और उसके बाद आपको ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कि पर्टिकुलर्स में ये फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, उसके अलावा बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एंड देन एडजस्टमेंट्स में ये 2 पॉइंट्स, एंड उसके बाद कुछ क्वेश्चंस उसने पूछे हुए। तो आपके पास 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, या तो आप पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट सॉल्व कर लो, या फिर आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। तो हम कोशिश करेंगे हम पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरह सॉल्व करें। तो ध्यान से देखना, नजरें बिछाए रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, तो अब हम सबसे पहले हमारा फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम टॉप पे लिखेंगे हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है जी। मेरी राइटिंग को थोड़ा सा माफ करना, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मेरे को क्वेश्चन कराने के चक्कर में ना राइटिंग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। फॉर द ईयर एंडेड लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 1 साल के लिए बनाई जाती है। उसके बाद एज पर AS3 और ये सब, देन हम बनाएंगे हमारा फॉर्मेट। आज तक भैया मेरे को इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, आज तक मेरी लाइन कभी सीधी नहीं बनी है, पता नहीं क्या कौन सी लाइनें सीधी बना रहा हूं मैं आजकल। इफ यू नो देन यू नो, ठीक है जी। तो ये आपका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से हो गया। तो डिटेल्स कॉलम इज नॉट नेसेसरी, कोई जरूरत नहीं होती है, मतलब ऐसा कि बनाना ही बनाना है। ये पर्टिकुलर्स बनते हैं आपके, और यहां पर होते हैं आपके अमाउंट। सबसे पहले हमें निकालना होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, तो हमने हेडिंग डाल दी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। उसके बाद हम यहां पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से स्टार्ट करते हैं, बट मैं एक कंबाइंड क्वेश्चन करा रहा हूं, तो इसका मतलब है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी मैं इसी में निकालूं।
तो सबसे पहले मैं लिखूंगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस। चलो, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पर नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो मुझे नेट प्रॉफिट उसने फॉर द ईयर दे रखा था। आप अपने सामने क्वेश्चन जरूर रखिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो कि मुझे यहां पर दे रखा था आपका 7,50,000 रुपए। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ज्यादातर चांसेस है सीबी बोर्ड्स में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपको। उसके बाद आप ऐड करोगे इसमें इंटरिम डिविडेंड, आपको सीधा वो टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन दे रखी थी इंटरिम डिविडेंड की, जो की है 90,000। ये मैं बाहर ही कर देता हूं, आप चाहते हो तो सारी अमाउंट यहां पर लिख के नेट अमाउंट भी बाहर लिख सकते हो। उसके बाद प्रोपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, मैंने बोला था ना एक्स की तरह करंट ईयर को भूल जाओ। प्रोपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर वो दे रखा है आपको 1,60,000 रुपीज। देन उसके बाद आपको दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स में आपको ध्यान से देखना पड़ता है कि क्या हमें प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाने की जरूरत है कि नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स या कोई भी अकाउंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ एक कंडीशन पे बनता है कि आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं, उसके साथ में उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट भी दे रखी है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी थी, उसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा था, ना कोई एडजस्टमेंट, हमें सिंगल अमाउंट दे रखी थी। तो ये हमने 80,000 ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखे थे, लेकिन उसकी एडजस्टमेंट नहीं दे रखी थी। तो हमने जो करंट ईयर का था वो ऐड कर दिया और नीचे प्रीवियस ईयर का सबट्रैक्ट कर देंगे। उसके अलावा हमें लॉस ड्यू टू फायर भी दे रखा था, तो वो भी हम ऐड करेंगे। लॉस ड्यू टू फायर जो कि हमारा हुआ था यहां पर 20,000 रुपए। अब ये सारी ऐड वाली चीजें जितनी हो सकती थी हमने सारी ऐड कर दी। अब उस पे आते हैं हम लेस वाली चीजों पे आते हैं। लेस वाली चीजें कौन कौन सी है? लेस वाली चीजें दो हैं। एक हमें इंश्योरेंस क्लेम हमें सीधा सीधा दिख रहा था, क्योंकि वो जो लॉस ड्यू टू फायर हुआ है उससे हमें इंश्योरेंस क्लेम मिला, तो वो 10,000 रुपए नेगेटिव अमाउंट हो गई। उसके बाद आपको टैक्स रिफंड भी दिख रहा होगा क्वेश्चन में, टेबल में, ऊपर वाले टेबल में। तो ये टैक्स रिफंड आपने 20,000 रुपए भी सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो जब आप इसका आंसर निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 10,70,000 रुपए। ये आपका आया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एंड आई गेस उसने आपसे ये पूछा हुआ पहले वाले में, ए पार्ट में अगर आप देखोगे। तो चलो भैया, हमारे यहां पर कुछ नंबर तो पक्के हुए। ठीक है जी, तो बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डन। ये चीज की नॉट डन, तो बहुत अच्छे से समझना है आप लोगों को। उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं, जो हम इसमें अगली चीज करते हैं। मैं इस फॉर्मेट को कंटिन्यू कर लूं, ठीक है जी। और आपको पता ही है सीधी लाइन आना तो बहुत ही मुश्किल है, एक ही चीजों में आती है आजकल तो सीधी लाइन। तो यहां पर अब हम ऐड करेंगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमें डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर डायरेक्टली दिया हुआ है, जो कि है 40,000 रुपए। उसके बाद आपको गुडविल रिटर्न ऑफ भी दे रखा है, गुडविल अमोर्टाइज, वो दे रखा है आपको 70,000 रुपए। तो जब आपने ये ऐड कर दिया तो आपकी ऐड वाली अमाउंट आ गई 1,10,000। इसके अलावा हमें कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। लॉस हमें तब पता चलेगा जब वो हमें एडजस्टमेंट में देगा कि कुछ बेचा हमने, कुछ भी नहीं बेचा उसने, एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं दिया, बस गुडविल रिटर्न ऑफ दे रखा था। और यही अगर हम लेस वाली पे आ जाए, जिसमें हम नॉन कैश या फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है हम लेस करते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक चीज उसने दे रखी है, विच इज इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो कि दे रखी है आपकी 30,000 रुपीज। अब ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WC चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WC चेंजेस। जैसे मैंने बताया था, यहां पर जो बच्चा पहुंच जाता है उसका कॉन्फिडेंस हाथी निकल गया, पूछ निकालने वाली बात होती है। तो ये होता है आपका 11,50,000 रुपए। इसके आगे हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो उसमें हमें करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी की कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी ना हो। और दूसरी इंडिकेशन हम यहां से ले सकते हैं कि उसने हमें क्वेश्चन में, अगर आप देखोगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम पूछा, उसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WC चेंजेस पूछा, लेकिन कहीं पर भी पूरे उसने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग नहीं पूछा। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है ऑपरेटिंग नहीं निकल सकता। तो मान जाओ ना यार, तुम मान जाओ ना, ठीक है जी।
अब हम चलते हैं हमारे अगले की तरफ, विच इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग के लिए भैया हमें एक दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, तो ध्यान से देखना, ठीक है जी, क्योंकि ये अकाउंट जो है ना वो हमें तंग कर सकते हैं। तंग क्या, वो बहुत ज्यादा तंग कर सकते हैं, ठीक है जी। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में अगर हम देखें, हमने सिर्फ नॉन करंट एसेट देखने और उससे रिलेटेड इनकम्स एंड एक्सपेंसेस देखने होते हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा मशीनरी अकाउंट। क्यों? क्योंकि हमें मशीनरी की ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखी है, ठीक है जी। साथ में डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है और साथ में हमें उसने लॉस ऑन मशीनरी भी दे रखा है। तो इसका मतलब है यहां पर मशीनरी अकाउंट आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ये अकाउंट मतलब बहुत चांसेस होते हैं, हद से ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये अकाउंट आएगा। ये अकाउंट ऐसे भी आ सकता है या फिर ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ भी आ सकता है। तो उसके क्वेश्चंस का तो मैंने आपको रास्ता बता ही दिया कि कहां जाके प्रैक्टिस करना है, तो बार बार मत बुलवाओ यार मेरे से। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट एसेट है तो ऑब्वियस सी बात है बैलेंस बीडी जो होगा इसका डेबिट साइड पे होगा, जो कि अमाउंट आपको दे रखी है 2 लाख रुपीज, और इसका क्रेडिट बैलेंस जो है, जो इसका क्लोजिंग बैलेंस है वो क्रेडिट में आ जाएगा, जो कि दे रखा है आपको 3 लाख रुपीज। उसके बाद उसने बोला डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है, इसमें भाई कुछ आपने यूज भी करी है तो वो 40,000 है, प्लस कुछ लॉस भी हो गया भैया फायर से, तो लॉस कितने का हो गया, वो हो गया 20,000 का। तो अगर हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो डेबिट में शॉर्ट पड़ रहा है, तो डेबिट में सिर्फ एक ही चीज आ सकता है, परचेज। यहां पर बैलेंसिंग फिगर लिखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि भैया टीचर काट लेती है नंबर, उनको तो चाहिए बहाना कि कहीं तो हमने बच्चे को है फंसाना, ठीक है जी। तो हमने नहीं फंसना भैया, हम तो भैया एडू कैप्टन की बोर्ड बूस्टर वीडियो देख रहे हैं, हम क्यों फंसेंगे। तो अब जब आप डिफरेंस निकालोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1,60,000 रुपए, जो कि आपने मशीनरी खरीदी है। तो यहां पर हम सबसे पहली चीज डाल देंगे, मेहनत से हमने निकाला है तो सबसे पहला हम ये डालेंगे परचेज ऑफ मशीनरी, जो कि आपकी दे रखी है 1,60,000 और इसमें पैसा जाता है तो नेगेटिव अमाउंट आ जाएगा। उसके अलावा आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इंश्योरेंस क्लेम डालोगे, क्योंकि वो जो इंश्योरेंस क्लेम था वो आपको मशीनरी के जलने पे मिला था, उसके लॉस पे मिला था, तो वो 10,000 रुपए मिला है तो पॉजिटिव हो गया। उसके अलावा आपका परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। आप देखोगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस है और क्लोजिंग ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपने और खरीदी होगी, तो खरीदी है तो नेगेटिव कैश गया भैया, जेब ढीली कर दी हमने। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव, उसी पे जो आपको इंटरेस्ट मिला और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 30,000 वो आप ऐड करोगे। देन उसके बाद आ जाएगा गुडविल। अब गुडविल का भी हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि गुडविल के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखे हैं, साथ में उसने ये भी दे रखा कि कितने की गुडविल जो है वो राइट ऑफ हुई थी। तो बैलेंसिंग फिगर से अगेन हम निकालेंगे कि भैया परचेज कितने की हुई थी, ठीक है जी। तो वो कंडीशन आपको याद रखनी है कि अगर ओपनिंग और क्लोजिंग जहां दे दिया किसी भी अकाउंट का, एसेट का या लाइबिलिटी का, और उसके साथ उसकी एडजस्टमेंट भी दे दी, तो भैया फिर तो अकाउंट बनेगा ही बनेगा। और सिर्फ बनेगा क्या, उसके नंबर भी होते हैं, तो टीचर को हमने चांस नहीं देना कोई काटे नंबर वो हमारा। तो बैलेंस बीडी एंड बैलेंस सीडी, जो कि हो गया यहां पर आपका 30,000। उसने बोला 70,000 की जो है वो आपने राइट ऑफ करी थी, अमोर्टाइज थी, तो राइट ऑफ हमेशा स्टेटमेंट ऑफ P&L से होता है, जो कि आ गया 70,000 रुपए। उसके बाद जब हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो इसका मतलब क्या है, 20,000 रुपए की हमने खरीदी। बैलेंसिंग फिगर अगेन लिखना नहीं भूलना। टोटल हमारा दोनों साइड मैच कर गया, विच इज 1 लाख एंड 1 लाख। अब हम यहां पर डाल देंगे हमारा परचेज ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ गुडविल, जिसकी अमाउंट आई थी आपकी 20,000 रुपए। 20,000 रुपए की गुडविल खरीदी, पता नहीं ऐसी कौन सी गुडविल खरीद रहा 20,000 में आती है भैया, हमें भी दिलवा दे कुछ ऐसी। उसके बाद हम आएंगे हमारे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि हमने सारे एलिमेंट्स डाल दिए। तो 1,60, 1 और 20, ये टोटल बन गया आपका 2,80,000। उसमें से 40,000 हटा दोगे तो ये आ गया आपका 2,40,000 नेगेटिव का। जब नेगेटिव का आ जाए तो हमको पता है हम क्या लिखते हैं, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है जी। चलिए अब चलते हैं हमारे फाइनेंसिंग की तरफ। भैया पैसा कितना कहां से कैसे उठाया, अब इसमें बोनस शेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो बहुत ही ध्यान से देखना। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग,
सबसे पहली चीज हम फाइनेंसिंग की तरफ देखते हैं, शेयर्स, इक्विटी शेयर। अगर आप ध्यान से देखोगे इक्विटी शेयर्स आपके ओपनिंग में 10 थे और क्लोजिंग में 12 लाख रुपए हो गए। तो इसका मतलब है कि हमने शेयर्स इशू करे, बिल्कुल करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कैश भी आया होगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बोल दिया हमने कि हमने बोनस शेयर, मुफ्त शेयर दिया 5:1, मतलब जिसके बाद 5 शेयर है उसको 1 शेयर फ्री मिले, जिसके बाद 10 है उसको 2 मिले। तो ऐसे 10 लाख वालों को कितने मिले होंगे? 2 लाख। ये जो डिफरेंस है 2 लाख का, तो इसका मतलब इसके बदले हमें फूटी कौड़ी नहीं मिली है, मुफ्त में बांटे हैं हमने। जाओ यार तुम भी क्या याद रखोगे, लो शेयर्स, ठीक है। यही अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस 13 लाख दिया होता तो इसका मतलब है 2 लाख के बोनस शेयर्स है, 1 लाख के हमने कैश में करे होते, फिर हम लिखते इशू ऑफ शेयर्स और यहां पर 1 लाख ऐड कर देते। लेकिन यहां पर जितना भी डिफरेंस है वो बोनस शेयर्स का है। साथ में आप नीचे देखोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, तो उसका भी जो डिफरेंस है वो 2 लाख ही है, मतलब वो कम हो रहा है, तो हमने वो बोनस शेयर वहां से लेकर यूटिलाइज करा, तो उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। आप देख सकते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो बढ़ रहा है आपका, तो इसका मतलब आपने और बोरोइंग करी होगी और पैसा लेकर आए हो बैंक से, तो 50,000 रुपए आया 50,000। उसके बाद अगर हम चले इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, ये आ गया आपका। उसके बाद हम चले इंटरेस्ट जो हमने पे करा, इंटरेस्ट पेड, वो आ गया 90,000 कैश गया, ठीक है जी, सीधा दे रखा है आपको क्वेश्चन में। उसके बाद प्रोपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर मैंने बोला था, ये कितना हो गया आपका 1,60,000 रुपए। एंड द लास्ट वन इज कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जो जो उसने बोला था हमने निकाल लिया, इसका आंसर आ गया आपका 2 लाख रुपए नेगेटिव। जो जो उसने बोला था हमने सब निकाल लिया, एकदम एक आज्ञाकारी शिष्य की तरह हमने सारी चीजें निकाल ली। अब हम एक एक करके उसके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे कि भैया सबसे पहले उसने मांगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जो कि आ गया हमारा 10,70,000 रुपए। तो पूरे एटीट्यूड के साथ 10,70,000 हमने लिख दिया यहां पर। उसके बाद उसने मांगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डब्ल्यूसी चेंजेस, जो कि आ गया 11,50,000 रुपए। तो 11,50,000 हमने पेन की निब दबा के लिखा। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वो है 2,40,000 रुपए, तो वो हमने 2,40,000 रुपए लिख दिया यहां पर। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वो आ गया आपका 2 लाख रुपए। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, आपको जब भी आप इनके आंसर लिख रहे होंगे तो यूज लिखना जरूरी है, क्योंकि भैया पता चलना चाहिए ना, क्योंकि कैश इनफ्लो भी हो सकता है आउटफ्लो भी हो सकता है, तो हमने तो कोई चांस देना ही ना टीचर को नंबर काटने का। देन द लास्ट वन इज कैलकुलेट क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब वो वैसे नॉर्मली अगर हम फॉर्मेट से देखें तो अपने आप आ जाता जब हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन यहां हम पूरा सॉल्व कर ही नहीं पाए थे क्योंकि हमें ऑपरेटिंग में चीजें मिसिंग थी। तो हम कैसे निकालेंगे इसमें? हम निकालेंगे, आ जाओ, कैश इन हैंड आपको दे रखा है ये 2 लाख रुपए, इसमें हम ऐड कर देंगे इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज 1.5 लाख रुपए, और कोई हमारे को बैंक या फिर कोई हमें कैश इक्विवेलेंट नहीं दे रखा, तो हम जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्लोजिंग आ जाएगा 3,50,000 रुपए। तो 3.5 लाख रुपए उसके पास पड़े हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की फॉर्म में। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि कई बार हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर करके ऐसी आदत हो जाती है कि यहाँ करंट ईयर दिया होता है और यहाँ प्रीवियस ईयर दिया होता है, यहाँ फिर क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ फिर ओपनिंग बैलेंस। तो क्या होता है ना, पेपर में वो जानबूझ के उल्टा कर देते हैं, उल्टा अक्षय कुमार स्टाइल उल्टा, तो यहां पर ओपनिंग दे देगा, वहां क्लोजिंग दे देगा। अब बच्चों को आदत वैसी पड़ी हुई है तो भैया फिर वो बेड़ा गर्क कर देंगे, फिर पेपर के बाद ना ऐसे हाथ रख के बैठे रहेंगे, यार मेरे को सारा क्वेश्चन आता था बस मैंने उल्टा पढ़ दिया। तो ये चीज नहीं करनी, अटेंटिव रहना, एकदम अटेंटिव, कॉफी पी के जाना, चाय पी के जाना, मत बोर्ड देने, ठीक है जी। तो ये था आपका कैश फ्लो का क्वेश्चन जो हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। होप आपको पसंद आया होगा, ठीक है जी। और अगर पसंद आया है तो भैया एडू कैप्टन के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और उसके बेल आइकन को दबाओ और नोटिफिकेशन का बहुत ही सब्री से इंतजार करो जी। चलिए तो मिलते हैं हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।